सकता। और शायद आज भी वो तस्वीरें मौजूद है। ये जो लोकतंत्र की बातें करते हैं, मानव गरिमा की बातें करते हैं और बड़े बड़े भाषण देने के लिए शौकीन लोग हैं, आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस समेत देश के महानुभावों को हथकड़ियां पहनाई गई थी, जंजीरों से बांधा गया था। संसद के सदस्य, देश के गणमान्य नेता, उनको हथकड़ियां और जंजीरों से बांधा गया था। इनके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। आदरणीय सभापति जी, सत्ता सुख के लिए, शाही परिवार के अहंकार के लिए इस देश के लाखों परिवारों को तबाह कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया। बहुत लंबा संघर्ष चला। ये अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार मानने वालों को जनता जनार्दन की ताकत को स्वीकार करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े और देश में जनता जनार्दन के सामर्थ्य से इमरजेंसी हटी। ये भारत के लोगों की रगों में जो लोकतंत्र है ना, उसी का परिणाम था। हमारे माननीय खड़गे जी आपके सामने बढ़िया बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं और उनका शौक है शेर सुनाने का। और सभापति जी आप भी बड़ा मजा लेते हैं। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। आदरणीय सभापति जी, मैं आदरणीय खड़गे जी वरिष्ठ नेता है और मैं हमेशा सम्मान करता हूँ और इतना लंबा समय सार्वजनिक जीवन ये छोटी बात नहीं है। और मैं इस देश में चाहे शरद राव हो चाहे खड़गे जी हो, इन सब का, मैं हमारे देवगौड़ा जी बैठे हैं, ये असामान्य सिद्धियां हैं उनके जीवन की जो उन्होंने ऐसा है खड़गे जी, आपको आपके घर में तो ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी, मैं ही बताऊंगा। इस बार मैं देख रहा था कि खड़गे जी कविताएं पढ़ रहे थे, लेकिन जो बातें बता रहे थे, और आपने बड़ा सही पकड़ा था कि जरा बताओ तो सही भी ये कविता है कब की है? उनको पता था, सभापति जी उनको पता था ये कविता है कब की है। भीतर कांग्रेस की दुर्दशा का इतना दर्द पड़ा था, लेकिन वहां हालत यह है कि बोल नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मंच है, यही बोल दें। और इसलिए उन्होंने नीरज की कविता के माध्यम से उनके घर के हालात यहां प्रस्तुत किए। आदरणीय सभापति जी, जो आज के लिए सही है, खड़गे जी को मैं आज वही कवि नीरज जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार का जो दौर था, उस समय
नीरज जी ने ये कविताएं लिखी थी और उसमें उन्होंने कहा था, है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। नीरज जी ने कांग्रेस के उस कालखंड में ये कविता कही। 1970 में जब कांग्रेस, अरे चारों तरफ कांग्रेस का राज चलता था, उस समय नीरज जी का एक और कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, फिर दीप जलेगा। हरिवंश जी तो अभ्यासु हैं तो उनको भली भांति पता है। उस समय उनका यह संग्रह प्रसिद्ध हुआ था, फिर दीप जलेगा। उसमें उन्होंने कहा था, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, नीरज जी ने उस समय कहा था, मेरे देश उदास न हो। नीरज जी ने अपनी कविता में कहा था, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। और हमारा सद्भाग्य देखिए, हमारे प्रेरणा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 40 साल पहले कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। आदरणीय नीरज जी ने कहा था, जब तक कांग्रेस का सूरज चमकता रहा, देश ऐसा ही अंधेरे में रहता रहा। कई दशक तक ऐसे ही हाल बने रहे। आदरणीय सभापति जी, गरीबों को शक्ति देने के लिए, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमारी सरकार के द्वारा हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। गरीबों का सशक्तिकरण और गरीब ही गरीबी को परास्त करे, उस दिशा में हमने योजनाओं को आकार दिया। और मुझे मेरे देश के गरीबों पर भरोसा है, उनके सामर्थ्य में भरोसा है। अगर अवसर मिल जाए ना, तो वो हर चुनौतियों को पार कर सकता है। और गरीब ने करके दिखाया, योजनाओं का लाभ लेते हुए, अवसरों का फायदा उठाते हुए, सशक्तिकरण के माध्यम से 25 करोड़ गरीबी को परास्त करने में सफल हुए। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। जो लोग गरीबी से निकले हैं, कठोर परिश्रम करके निकले हैं, सरकारी पर भरोसा करते हुए, योजनाओं को आधार बना करके, और आज गरीबी से निकलकर वो एक न्यू मिडिल क्लास हमारे देश में अर्जित हुआ है। आदरणीय सभापति जी, मेरी सरकार इस न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के साथ डट करके खड़ी है और बहुत कमिटमेंट के साथ हम खड़े हैं। हमारे न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आकांक्षाएं आज देश के लिए गति देने वाली शक्ति है। हमारे देश की एक नई ऊर्जा है, देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। हम मिडिल क्लास के, नियर मिडिल क्लास के सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं। हमने मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़े हिस्से को
टैक्स में इस बजट में जीरो कर दिया है। 2013 में 2 लाख तक की आय टैक्स में मुक्ति थी, इनकम टैक्स में 2 लाख तक मुक्ति थी। आज हमने 12 लाख तक टैक्स में मुक्ति कर दी। हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के क्यों न हो, किसी भी समाज से क्यों न हो, उनको आयुष्मान योजना का लाभ देकर के, और उसका सबसे बड़ा लाभ मिडिल क्लास के बुजुर्गों को मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमने देश में 4 करोड़ घर बनाकर हमारे देशवासियों को दिए, जिसमें से 1 करोड़ से ज्यादा घर शहरों में बने हैं। हमने घर खरीदने वालों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ करता था, उनको सुरक्षा देना बहुत जरूरी था, और इसी सदन में हमने रेरा का कानून बनाया है, जो आज मध्यम वर्ग के घर के सपने के खिलाफ जो रुकावटें थी, उसको दूर करने एक महत्वपूर्ण हथियार बना है। इस बार बजट में स्वामी इनिशिएटिव लाया गया है, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, जिसमें मध्यम वर्ग के पैसे रुके हुए हैं और उनकी सुविधाएं अटकी हुई हैं, उनके उस काम के लिए 15,000 करोड़ रुपया इस बजट में हमने आवंटित किया है, ताकि मध्यम वर्ग के उन सपनों को पूरा कर सकें। आदरणीय सभापति जी, स्टार्टअप का रिवॉल्यूशन जिसको आज दुनिया ने देखा है, और उसका एक प्रभाव भी है। ये स्टार्टअप चलाने वाले कौन है? ये स्टार्टअप चलाने वाले नौजवान ज्यादातर मिडिल क्लास के नौजवान हैं। आज पूरी दुनिया भारत के प्रति आकर्षित है, खास करके G20 समूहों की देश के 50-60 स्थानों पर जो मीटिंगें हुई, उसके कारण भारत को जो पहले सभी दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु मानते थे, भारत को विशालता का उनको पता चला है, और आज विश्व का भारत के टूरिज्म के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और जब टूरिज्म बढ़ता है तो व्यवसाय के भी अनेक अवसर आते हैं, और उसका लाभ भी हमारे मिडिल क्लास को बहुत मिलने वाला है, उनके आय के साथ। आदरणीय सभापति जी, आज हमारा मिडिल क्लास आत्मविश्वास से भरा हुआ है, और ये अभूतपूर्व है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य बना देता है देश का, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का मध्यम वर्ग विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए कमर कस करके खड़ा हो गया है, हमारे साथ चल पड़ा है। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ा रोल देश के युवाओं का है। हमें डेमोग्राफी का डिविडेंड, उस पर हमारा भी बल है। जो अभी स्कूल कॉलेज में है, वही विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी बनने वाले हैं, और इसलिए उनके अंदर एक स्वाभाविक भाव है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे देश की विकास की यात्रा बढ़ेगी, और जो उनके लिए एक बहुत बड़ा और एक प्रकार से विकसित भारत का बेस हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज के नौजवान है, वो हमारा सामर्थ्य है। पिछले 10 साल में लगातार इस तबके को, इस बेस को मजबूत करने के लिए हमने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम किया है।
21वीं सदी की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा नीति के लिए पहले सोचा तक नहीं गया, जो चलता है चलने दो, जैसा होता है होते रहो। करीब 3 दशक के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के हम आए। 3 दशक के अंतराल। इस नीति के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव है, उसमें एक की मैं चर्चा करता हूं, पीएम श्री स्कूल। ये पीएम श्री स्कूल आज करीब 10-12 हजार स्कूल ऑलरेडी बन चुके हैं और नए बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी,